नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी से खबर आ रही है, जहां सियासी हलचल के बीच चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की मुलाकात नहीं हो पाई है। चिराग पासवान करीब 1.5 घंटे अपने चाचा के घर रुके, लेकिन दोनों को मुलाकात नहीं करने का मौका मिला। इससे पहले आज सुबह पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एलजेपी एनडीए के साथ ही रहेगी। पशुपति पारस ने चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने के फैसले पर सवाल खड़े किए। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक 5 सांसदों ने बैठक कर पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में संसदीय दल का अपना नेता चुना है। चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई उनके चाचा की, वो इंतजार करते रहे, लेकिन चाचा ने उनसे मुलाकात नहीं की। चाचा यहाँ पर अपने घर पर थे ही नहीं और चिराग पासवान 1 घंटे तक घर पर इंतजार करते रहे और अब यहाँ से निकल रहे हैं। कोशिश भी करते हैं कि चिराग लेकिन चिराग इस समय कोई बात अभी उन्होंने हालांकि मीडिया से नहीं की है और चिराग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो करीब 1 घंटे उन्होंने इंतजार किया अपने चाचा का कि उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और अब यहाँ से चिराग पासवान निकल रहे हैं। किसी से कोई बात नहीं की उन्होंने और यहाँ से अब वो रवाना हो गए हैं। श्रवण कुमार से बातचीत करते, आखिर भतीजे की चाचा से मुलाकात क्यों नहीं हुई? आप तो कह रहे कि परिवार के हिस्सा है, लेकिन मुलाकात क्यों नहीं हुई? वो कहीं निकले हुए हैं पारस बाबू। चिराग जी आए थे, चाची के पास बैठ के गए हैं। लेकिन दरवाजा तो खुलेगा 20 मिनट, ये दरवाजा नहीं खुला, बहुत देर तक ये दरवाजा नहीं खुला, बाद में खुला। कोविड का काल है, स्टाफ लोग छुट्टी पे हैं, घर में भी कई लोग कोविड से संक्रमित थे, अभी ठीक हुए हैं। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य, और आपने कहा है कि अध्यक्ष अब वो नहीं रहेंगे, पशुपति पारस रहेंगे, तो चिराग पासवान के साथ तो एकदम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो पार्टी के कुछ है ही नहीं, परिवार के भी कुछ नहीं है। नहीं, पार्टी के 99% कार्यकर्ताओं और दलित सेना के कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सजाया है, संवारा है, जिनका खून पसीना लगा है पार्टी को बनाने में। चिराग पासवान रहेंगे कि नहीं अब एलजेपी में? अब यह उनको फैसला लेना है। और इस आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ चंद्रमोहन भी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, मेरा पहला सवाल आपसे, लोक जनशक्ति पार्टी में अब क्या नई हलचल है? देखिए, इस समय तमाम जो सांसद हैं वो बताए जा रहे हैं कि सांसद वीणा देवी के घर पर है, जो सरस्वती अपार्टमेंट में रहती हैं दिल्ली में ही। और चूंकि यहाँ पर चिराग पासवान आए थे, ये वही घर है जो पहले सांसद रामचंद्र पासवान का हुआ करता था, जो रामविलास पासवान के भाई थे, और बाद में पशुपति कुमार पारस जो सांसद बने, उनको भी यही घर मिला, उन्होंने यही अलॉट करवा लिया था। यहाँ पर करीब 1-1.5 घंटे, आधा घंटा के करीब तो बाहर और अपनी गाड़ी में इंतजार किया और 1 घंटा करीब अंदर घर पर इंतजार किया, लेकिन चाचा से मुलाकात चिराग की नहीं हो पाई। अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो सांसद हैं एलजेपी के, पशुपति पारस और जो बाकी सांसद हैं, उन्होंने स्पीकर को तो दे ही दिया है लिख करके कि अब ये पार्टी का नेता, सदन का नेता पशुपति कुमार पारस को चुन लिया गया है। बाकायदा पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को भी ये जानकारी दी जाएगी। एक तरह से अब चिराग के लिए स्थिति ये बन गई है कि वो पार्टी में रहने को कहा जा रहा है कि रह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की उनकी स्थिति बन गई है, उनके लिए पार्टी में रह पाना बहुत मुश्किल होगा। चिराग यहाँ पर आए थे, ये भी कहा जा रहा था कि वो अपना प्रस्ताव लेकर आए थे कि उनकी मां यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी को इस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए और बाकी बातें मिलजुल कर सुलझा लेंगे, लेकिन कोई मुलाकात ही नहीं हुई, तो बातचीत कैसे आगे बढ़ती? फिलहाल चिराग पासवान अकेले दिखाई दे रहे हैं। जी, और चाचा पशुपति पारस ने क्या कहा है इस पूरे घटनाक्रम पर? उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं बल्कि पार्टी को बचाया है और साथ ही चिराग पासवान से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है। सुनिए उनका बयान। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया,
पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो पार्टी को बचाने का दावा पशुपति जी करते नजर आ रहे हैं। चंद्रमोहन, ऐसे में बिहार से क्या खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, ये बिहार के लिए बड़ी खबर है जिसमें एलजेपी की टूट साफ तौर पर दिखाई दे रही है और चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग नजर आ रहे हैं। और ऐसे में चिराग पासवान अब से थोड़ी देर पहले अपने चाचा पशुपति पारस के पास यह जानकारी लेकर पहुंचे थे कि वो इसको लेकर अपने पद से त्याग करने के लिए तैयार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि उनका यह प्रस्ताव था कि उनके मां को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि उनके चाचा से मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद साफ तौर पर चिराग पासवान को वहां से बैरंग वापस आना पड़ा। तो इस घटनाक्रम में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि चिराग पासवान अब बिल्कुल अलग हो गए हैं, जबकि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या फिर सदन में नेता की बात करें, पशुपति पारस के पास चला गया है और आगे का निर्णय जो है उन्हीं को लेना है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय जो चिराग पासवान है वो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और ऐसे में अब जेडीयू कहीं ना कहीं यह बात कह रही है कि जैसा उन्होंने किया था उसी का फल उनके सामने आया है। एक चिट्ठी का जिक्र यहाँ कर देती हूँ। एक चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक में पशुपति पारस को आम राय से पार्टी के संसदीय दल का नेता चुने जाने की बात है और इस चिट्ठी में चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 सांसदों के हस्ताक्षर भी है और इसके बाद इस चिट्ठी को लोकसभा स्पीकर को सौंपने की तस्वीर भी सामने आई है। सांसद वीणा देवी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या चीज चिराग के अंदर जो आपको डिफेक्ट दिखा, जो अलग हो गया? नहीं, हम लोग पार्टी थोड़े छोड़े हैं, पार्टी से हटे थोड़े हैं। पार्टी में पारस बाबू को बनाया गया है, तो पारस बाबू से आप लोग पूछिए। पार्टी तो है ही, पार्टी के विचार पर हम लोग को चलना है। मुख्यधारा में हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक थे, उनके नक्शा कदम पर पार्टी चलेगी, आगे आगे हम लोग काम करेंगे। एनडीए के पार्ट होकर हम लोग चुनाव लड़े। जनता के बहुत अपेक्षा नेता पर रहता है कि हमारे जो सांसद है वो काम करे, विकास करे, हमारे दुख सुख में साथ दे, हमारे प्रशासन के यहाँ काम हो, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इधर 1 साल से 2020 से पार्टी में वहाँ हम लोग तो गठबंधन में थे नहीं, अलग चुनाव लड़े। उसके बाद यहाँ भी कुछ हम लोग को पता नहीं चल रहा था और हम एनडीए में हैं, तो एनडीए में रहना है हम लोग को। एनडीए के नाम पर ही, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के नाम पर, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर ही ना वोट हुआ था। एलजेपी में बड़ी टूट के बाद हमारे साथ मौजूद हैं महबूब अली कैसर, एलजेपी के सांसद हैं और वो भी उन 5 सांसदों में शामिल हैं जो अलग हुए हैं। सर, क्या शिकायत है चिराग से? देखिए, सबसे पहले तो आप बोले कि बड़ी टूट, हम तो हम अभी भी विश करते हैं, होप करते हैं कि कोई टूट न हो। और चिराग जी, क्योंकि पारस जी को हम लोगों ने अब एक्सपीरियंस आदमी को एक नेता चुना है चिराग जी की जगह में, तो हम लोग की तो ये ख्वाहिश है कि चिराग जी भी अलग नहीं हो, पार्टी इंटैक्ट रह जाए और पार्टी में कोई टूट नहीं हो। ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है। और रीज़न मुख्तलिफ है और सबसे बड़ा रीज़न तो बिहार चुनाव था, यहाँ पर कि हमने तो ख़ास तौर पर, और भी लोग ज़रूर मना किए होंगे कि जो हम लोग के पार्टी का जो नीति था पिछले चुनाव में बिहार में, वो नहीं होना चाहिए था। और अगर होता भी तो नीतीश जी जैसे वरिष्ठ नेता और बिहार के सीएम थे, उनके खिलाफ ऑल आउट जाने का कोई, ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता था, लेकिन इस तरह से जाने का कहीं से उचित नहीं था। इसको हम लोग ने बहुत वेहमेंटली हमने तो बोला था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मेन कॉज एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है
ये हम लोगों के बीच में संवाद की कमी, और उसके लिए कोरोना भी एक तरह से वजह हो सकती है। निश्चित रूप से देखिए, सारे सांसदों ने और पार्टी के बिहार यूनिट के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी नेता हैं, सबों ने अपना नेता पशुपति कुमार पारस को माना है और चुना है। और सदन में हमारे सभी एमपी ने लिख के दे दिया है, और निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी हम लोग चुनाव आयोग को लिख के देने जा रहे हैं कि मान्यता लोजपा को, पारस जी के गुट को दिया जाए। तो चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत जुड़े हुए हैं। विक्रांत, चाचा से ना मुलाकात होने के बाद अब चिराग का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो हालांकि वो विचार कर रहे हैं, वो अपना प्रस्ताव लेकर के आए थे, जो हालांकि पशुपति कुमार पारस और बाकी सांसदों को निश्चित तौर पर वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय पार्टी की पूरी कमान उनके हाथ में है और वो नहीं चाहेंगे कि अब वो बाहर निकले। हालांकि अब चिराग के लिए पार्टी में वो कह रहे हैं पारस की हम अपनी पार्टी में ही उन्हें रखना चाहते हैं, उनसे कोई विरोध नहीं है, वो पार्टी में ही बने रह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बन गई है, अब चिराग के लिए यहाँ रह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो अब उनका राजनीतिक रसूख था, जो पार्टी पर पकड़ थी, वो पूरी तरीके से वैसे भी खत्म हो गई। पार्टी, क्योंकि बिहार के चुनाव को पूरी तरीके से लीड उन्होंने किया था, पार्टी के लिए पूरी तरीके से विफलता वहां पर मिली थी। एक विधायक जीता था, जो जीतने के बाद जेडीयू में शामिल हो गया था। तो अब चिराग के पास बहुत कम राजनीतिक विकल्प बचे हैं। देखना होगा कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं। ये विकल्प कौन से हैं, उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। विक्रांत, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही चंद्रमोहन, आपका भी धन्यवाद। इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है, जहां रामपुर गांव में एक 3 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। बताया गया है कि सुबह 8 बजे बच्चा बोरवेल के पास खेल रहा था और इसी बीच पैर फिसलने से वो बोरवेल में गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया और इस समय बच्चे को निकालने के लिए सेना के जवानों के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया है। बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटे जवानों ने उम्मीद जताई है कि बच्चे को जल्द ही सुरक्षित बोरवेल से निकाल लिया जाएगा। शिवा को बचाने के लिए तमाम कवायद की जा रही हैं और शिवा की जान बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो बोरवेल है जिसमें शिवा अंदर है, उसमें कैमरे डाले जा रहे हैं, यानी कि जो सेना का ऑपरेशन है वो शुरू हो गया है। देखिए, तमाम जो जवान हैं सेना के, वो लगातार कवायद कर रहे हैं किसी तरह से जो शिवा की जान है बचाई जा सके। ये पूरा ऑपरेशन हो कैसे रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ सेना के अधिकारी मौजूद हैं। सर, ये बताइए किस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है और किस तरह सक्सेसफुल रहेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बच्चे की जो डेप्थ है वो लगभग 95 से 100 फीट पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हम लोग बोरवेल से 20 फीट दूरी पे 95 फीट की गहराई पे पहुँच सकें और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल खोदें जिसमें हम अपना स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जाके बच्चे को सेफली निकालने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत गहराई है, तो इस रिस्क को कम कैसे किया जाएगा? सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी के लिए हम लोग दूर से खुदाई कर रहे हैं। हमारा डिस्टेंस जो है लगभग 180 फीट है। तो इससे क्या होगा, दूर से खुदाई करने में बच्चे के ऊपर मिट्टी गिरने का चांस कम है, बहुत कम हो जाएगा। और जब हम उस गहराई पे 20 फुट दूर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टनल, जो हमारा स्पेशल इक्विपमेंट है, वो टनल को हम धीरे धीरे करके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। उससे पूरी मिट्टी का लोड जो है वो टनल के ऊपर आएगा ताकि मिट्टी गिरने का चांस, कोलैप्स होने का चांस कम से कम रहे। सर, अभी कैमरा डाल के आपने देखा, अभी क्या हालात है शिवा की? अभी जो कैमरा डाला उसमें बच्चा ठीक लग रहा है एंड उसमें हम बातचीत करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं उसके फादर से। हमने यहाँ पे अपना कंट्रोल एक सेटअप किया हुआ है जिसमें हमारा पूरा कनेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। उससे हम बच्चे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, अपनी आवाज़ भी उस तक पहुँचा सकते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए और उसको रहे कि हाँ ठीक ठाक है और वो सेफली हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके निकाल दें। सेना का फिलहाल दावा है कि शिवा ठीक है और कैमरे के जरिए बहुत जल्द उसके फादर से बात कराई जाएगी, यानी कि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है कि हर हाल में शिवा की जान बचानी है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। शिवा को बचाने के लिए कवायद लगातार जारी है और ये कवायद किस युद्ध स्तर पर चल रही है उसका नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जेसीबी मशीन लगाई गई है, तमाम ट्रैक्टर हैं जो मिट्टी को हटा रहे हैं, यानी कि यहाँ से करीब 20 फीट दूरी पर जो बोरवेल है जिसमें शिवा फंसा हुआ है
उस तक पहुंचने के लिए एक टनल यहां से खोदी जा रही है। यानी कि जो तमाम इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जेसीबी की तमाम मशीनें वो लगी हुई हैं और ये ऑपरेशन लगातार चल रहा है। ये ऑपरेशन कब तक चलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन शिवा को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद की जा रही है। तमाम यहाँ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं, उनको लगा दिया गया है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ लगा दी गई है, सेना की जो टुकड़ी है वो लगा दी गई है। यानी कि शिवा को बचाना है और शिवा के लिए बड़ी कवायद की जा रही है। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। तो एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल देखिए ऑपरेशन में किस तरह से जुटा हुआ है प्रशासन और इसी बोरवेल में गिरा है बच्चा। 100 फीट गहरा ये बोरवेल, जिसमें लगातार कोशिशें युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। बड़ी खबर यह है उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां रामपुर गांव में एक 3 साल का बच्चा इस 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। और जानकारी है कि सुबह 8 बजे बच्चा बोरवेल के आसपास खेल रहा था और इसी दौरान उसका पैर फिसला और यह हादसा हो गया। गहराई आपको दिखा रहे हैं और जो जानकारियां मिल रही है किसी भी तरह की वो इस खबर पर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया और इस बच्चे को निकालने के लिए सेना के जवानों के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया है। बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटे जवानों ने लगातार ये उम्मीद जताई है कि बच्चे को जल्द ही सुरक्षित बोरवेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो देखिए पूरा अमला इस वक्त प्रशासनिक वहां पर मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम दिख रही है आपको। एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी है जो बच्चे को बचाने की कवायद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल का बच्चा है और सबसे चिंता की बात यह है कि जल्द से जल्द उसे वहां से निकाला जाए ताकि वो सुरक्षित वहां से निकल आए। इस बात की कवायद में लगातार प्रशासन एक्टिव है और युद्ध स्तर पर यह कोशिश हो रही है कि इस बच्चे को जल्द निकाला जाए, क्योंकि सुबह 8 बजे से ये बच्चा बोरवेल के आसपास खेल रहा था, उसी दरमियान गिर गया। अचानक हुए इस हादसे से बच्चे के परिवार में मातम है और इस बीच बच्चे के पिता ने बताया कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। शिवा को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इस वक्त हम शिवा के घर के बाहर हैं। शिवा के घर का नज़ारा क्या है ठीक पीछे आप देख सकते हैं। एक छोटा सा घर है शिवा का और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं दुख बांटने के लिए। हालांकि अभी बचाने की कोशिश की जा रही है शिवा को, तमाम तरह की जो कोशिश है वो जारी हैं। कैसे किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या हुआ सुबह के वक्त, शिवा के फादर जो हैं, शिवा के जो पिता हैं हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आप बताइए सुबह के वक्त क्या हुआ अचानक से जो ये हादसा हो गया। सुबह मतलब बच्चा खेलते खेलते चला गया था उधर, वहाँ फिसल के चला गया उसमें। उसको सुबह रह रहे थे हम माटी से, सुबह रह रहे थे और बच्चा उसमें गड्ढे में बोरिंग है। कैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही तो रही, क्योंकि इतना गहरा बोरवेल हुआ, थोड़ा आपको लगता है वो ढक देना चाहिए था उसको। वो पटियाला की सुबह माटी से रह रहे थे, भर रहे थे उसको माटी से। वो सुबह बच्चा वो खेलते खेलते चला गया, मतलब पानी पीने के लिए, मतलब खेल लो तो वो खेलते खेलते चला गया। भैया नहीं जो जा रहा था, भैया खेल रहे थे उसको। 80-90 फुट है। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि शिवा खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और पैर फिसलने के दौरान ही शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यानी कि पूरे परिवार पर बड़ा दुख है। सिर्फ दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शिवा सही सलामत बोरवेल से बाहर निकले। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। तो उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीरें, जहां 100 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्चा गिरा हुआ है और इस बोरवेल से लगातार कोशिशें ये हैं कि उस बच्चे को बाहर निकाला जाए। परिवार वाले बेहद परेशान हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से उनका बच्चा सलामत निकल आए इस बोरवेल से, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और उसके ठीक सामने थोड़ी दूरी पर बोरवेल के एक गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके जरिए एक टनल बनाई जाएगी। एक सुरंग के जरिए उस बच्चे तक कोशिश की जाएगी कि पहुंचा जाए और फिर उसको रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन इसमें कितने घंटे लग सकते हैं ये कहा नहीं जा सकता है। सुबह 8 रेस्क्यू पूरा हो पाएगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर ये पूरा अभियान चलाया जाए। तो बोरवेल में ये किन हालात में बच्चा गिरा, पिता ने बताया कि वो खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और ये हादसा उसके साथ हो गया है। आसपास के लोग भी लगातार उस बच्चे को सही सलामत निकलवाने के लिए दुआएं कर रहे हैं
और लगातार प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले उस बच्चे को वहां से निकाला जाए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस बच्चे के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर लिया गया है, लेकिन कितनी देर तक वो बच्चा उस गड्ढे में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा, इसलिए ये कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। महज 3 साल की उम्र में वो इतने बुरे संकट से गुजर रहा है और एक छोटी सी चूक माता पिता की या कहें कि उससे जुड़े हुए लोगों की कि वो बच्चा उस बोरवेल में गिर गया। लेकिन अब सब ये चाहते हैं कि किसी तरह ये बच्चा बाहर निकल आए, क्योंकि लगातार जो टीमें जुटी हुई हैं वो भी इसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द अंधेरा होने से पहले इस बच्चे को वहां से निकाला जाए, क्योंकि अगर अंधेरा होता है तो उस बच्चे के लिए ये रेस्क्यू और भी मुश्किल होगा। तो ऐसे में कोशिश ये है कि 2-3 घंटे का वक्त ये जो बचा हुआ है इसके बीच ही उस बच्चे को निकाल लिया जाए बोरवेल से। चुनौतीपूर्ण काम है जिसमें लगातार एक्टिव होकर रेस्क्यू टीम डटी हुई है। शिवा को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इस वक्त हम शिवा के घर के बाहर हैं। शिवा के घर का नज़ारा क्या है, ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक छोटा सा घर है शिवा का और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं दुख बांटने के लिए। हालांकि अभी बचाने की कोशिश की जा रही है शिवा को, तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। कैसे किस तरह से हादसा हुआ, क्या हुआ सुबह के वक्त, शिवा के फादर जो हैं, शिवा के जो पिता हैं हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आप बताइए सुबह के वक्त क्या हुआ अचानक से जो ये हादसा हो गया? सुबह मतलब बच्चा खेलते खेलते चला गया था उधर, तो वहाँ फिसल के चला गया उसमें। उसको सुबह रह रहे थे हम माटी से, सुबह रह रहे थे और बच्चा उसमें गड्ढे में है, बोरिंग है। कैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही तो रही, क्योंकि इतना गहरा बोरवेल हुआ, थोड़ा आपको लगता है वो ढक देना चाहिए था उसको? वो पटिया रही, सुबह माटी से रह रहे थे, भर रहे थे उसको माटी से। वो सुबह बच्चा वो खेलते खेलते चला गया, मतलब पानी पीने के लिए, मतलब खेल लो तो थी, वो खेलते खेलते चला गया। भैया नहीं जो जा रहा था, भैया खेल रहे थे उसको 80-90 फुट है। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि शिवा खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और पैर फिसलने के दौरान ही शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यानी कि पूरे परिवार पर बड़ा दुख है। सिर्फ दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शिवा सही सलामत बोरवेल से बाहर निकले। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। और सीधे हम आरिफ खान का ही रुख कर लेते हैं जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं जहां पर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आरिफ, अभी बच्चे के बारे में क्या जानकारी है, उसकी हालत कैसी है? देखिए प्रीति, तकरीबन 8 घंटे हो गए शिवा को बोरवेल में गए हुए, और 8 घंटे में आप सोच सकती है एक नॉर्मल आदमी भी होगा तो शायद उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि प्रीति जो शिवा है वो लगातार रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो कैमरे हैं वो लगातार जा रहे हैं और बातचीत भी कर रहा है, घर वालों से बातचीत भी कराई जा रही है। ये ऑपरेशन प्रीति हो कैसे रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ तस्वीरें पहले आप ये देखिए, ये जो तस्वीर है ये एक पहली तस्वीर है। यहाँ पर तमाम जेसीबी मशीन वो लगाई गई है, तकरीबन 180 यहाँ टनल खोदी जा रही है और उस टनल के जरिए बोरवेल तक पहुंचा जाएगा। ये परंपरागत तरीका है वो अपना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरें प्रीति, ये देखिए तमाम जो एनडीआरएफ के जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, सेना के जवान है, जो एक भीड़ आपको दिखाई दे रही है, इसी के नीचे बोरवेल है और जो तमाम इक्विपमेंट है इस बोरवेल में डाले गए हैं ताकि उसको जो शिवा अंदर है उसको राहत मिल सके। ऑक्सीजन उसको दी जा रही है, तमाम थोड़ा लिक्विड अंदर बता रहे हैं कि दिया गया है, लेकिन अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं मिल रही है, लेकिन जानकारी ही मिल रही है थोड़ा लिक्विड दिया गया है। इसके अलावा जो तमाम तरीके हैं वो उन तरीकों को अपनाकर इस बोरवेल के जरिए भी निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी कि 2 तरह से लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है और लगातार एनडीआरएफ और सेना के जवान है वो पूरा ऑपरेशन में लगे हुए हैं। जी, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं आरिफ, 8 घंटे से ज्यादा का वक्त होने को आ गया है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं, और कितना वक्त लग जाएगा? देखिए मैं आपको बताया 2 तरह से ऑपरेशन हो रहा है। अगर ये टनल खोदी जाती है तो तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन जो कोशिश की जा रही है सीधे निकालने के जरिए अगर वो कामयाब होता है तो शायद बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन कितना टाइम लगेगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन दोनों तरीके से इस तरह का शिवा को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बोरवेल के जरिए निकाल लिया गया तो प्रीति निश्चित तौर पर बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि तमाम लोग दुआ कर रहे हैं कि शिवा को बचाना है, शिवा की तमाम दुआएं भी हो रही हैं। तो शिवा को बचाने के लिए ऑपरेशन भी चल रहा है, तब तक ये ऑपरेशन हो पाएगा देखिए ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जी आरिफ, एक बार फिर से बताइए कि ऑक्सीजन, पानी, खाना पहुंचाने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं?
देखिए प्रीति, करीब 100 फीट के आसपास शिवा फंसा हुआ है। आप समझ सकते हैं 100 फीट के आसपास ऑक्सीजन होना लगभग 0 है, यानी कि वहाँ ऑक्सीजन पहुंच पाना मुश्किल है। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई लगा दी जा रही है, किसी भी तरह से अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन ना हो पाए। अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो आप जान लीजिए उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, और एनर्जी लेवल डाउन हुआ तो उसको दिक्कत हो जाएगी। लगातार शिवा को एनर्जी, शिवा को लगातार किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो लगातार जागता रहे, लगातार होश में रहे, उसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। जो देखिए चूंकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है क्या क्या अंदर जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी तक अपडेट यही है कि लगातार शिवा रेस्पॉन्ड कर रहा है, लगातार बात कर रहा है, क्योंकि कैमरा अंदर है और बाहर के लोग हैं उससे बातचीत कर रहे हैं और तमाम तरह को समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से निकलने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर ये है कि अभियान अभी भी जारी है और लगातार ये ऑपरेशन जारी है, और कब तक रहेगा किसी ये बता पाना फिर मुश्किल है, लेकिन कोशिश जारी है, शिवा को बचाना है। जी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने की कोशिश उस बच्चे तक की जा रही है जिसका नाम शिवा बताया जा रहा है, और 100 फीट गहरे वो गड्ढे में, बोरवेल में गिर गया है, जिसे लगातार कोशिशें हैं टीम की कि जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन आरिफ, ऐसे में सवाल ये कि वहां के लिए इस वक्त जो स्थितियां हैं, वहां बच्चे के लिए मेडिकल सुविधाएं क्या क्या हैं, उसे अगर बाहर निकाला जाता है उस स्थिति में? बहुत वाजिब सवाल आपने किया कि आखिरकार अगर शिवा को बाहर निकाला जाता है तो क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज है। ठीक पीछे आप देखिए प्रीति, इस जो आप एम्बुलेंस देख रही हैं ये सेना की एम्बुलेंस है, यानी कि सेना के जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज है वो यहाँ लगा दी गई है, और सेना को पहले से लगा दिया गया था ताकि जो भी जरूरत पड़े, किसी भी कोई दिक्कत आए, उसको लेकर तमाम तरह की जो सुविधाएं सेना की वो यहाँ लगा दी गई है। पीछे फिर देखिए ये जो आप एम्बुलेंस देख रही है ये वही एम्बुलेंस है सेना की, जिसको लेकर तमाम तरह की जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जब शिवा निकलेगा तो इसी एम्बुलेंस में जाएगा। तो ओवरऑल कुल मिलाकर ये है, देखिए प्रीति, तमाम कोशिशें जितना दम हो सकता है लगाने का वो दम लगा दिया गया है। जी, कोशिशें तो लग रही है कि जल्द ही शिवा बाहर आएगा इस बोरवेल से, लेकिन किसकी गलती थी, ये कैसे हुआ हादसा? आरिफ, आरिफ आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन युद्ध स्तर पर एक बच्चे को जिसका नाम शिवा है बचाने की कोशिश की जा रही है। महज 3 साल की उसकी उम्र है। उस मासूम को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम डटी हुई है। बाहर मेडिकल सुविधाएं भी उसके लिए तैयार है कि जैसे ही वो गड्ढे से निकलता है, बोरवेल से बाहर निकलता है, वैसे ही अगर कोई उसे मेडिकल सुरक्षा चाहिए, उसे कोई ऐसी सुविधा चाहिए, वहां पर एम्बुलेंस की टीम मौजूद है। साथ ही साथ बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि उसे लिक्विड भी दिए जाने की कोशिश की जा रही है। और जो कैमरा अंदर किया गया है बोरवेल के, वहां ऐसे लगातार संकेत मिल रहे हैं कि बच्चा अभी रिएक्ट कर रहा है, इसलिए वो सुरक्षित है। और इसीलिए ऐसी टीम को और हिम्मत बन रही है कि जल्द से जल्द उस बच्चे को बाहर निकाला जाए। 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। रेस्क्यू टीम की भी कोशिश ये है कि 3 घंटे जो दिन खत्म हो, अंधेरा हो, उससे पहले, शाम ढलने से पहले इस बच्चे को इस बोरवेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा हो सकता है कि बच्चे में घबराहट हो अंधेरे के दौरान, क्योंकि 3 साल की उम्र में वो बड़े संकट में इस वक्त है। 100 फीट गहरा ये बोरवेल है जिसमें बच्चा गिर गया। जानकारी ये मिल रही है, परिवार के सदस्य, पिता उसके बता रहे थे कि वो बोरवेल के आसपास ही खेल रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो इस बोरवेल के गड्ढे में गिर गया। और इस बोरवेल में गिरने के बाद ही आनन फानन में प्रशासन को जानकारी दी गई और फिर यहाँ पर टीम पहुंची है जो इस बच्चे को बचाने में लगी हुई है। खेलने के दौरान कैसे एक चूक उस बच्चे की जान पर इस वक्त भारी पड़ी हुई है, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। ये तस्वीर आगरा की, उत्तर प्रदेश के आगरा की नजर आ रही है। हमारे सहयोगी आरिफ वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। ठीक थोड़ी ही दूरी पर बोरवेल के एक बराबर सुरंग टनल खोदी जा रही है ताकि उस बच्चे तक पहुंचने के लिए इस टनल का सहारा लिया जाए। 2 तस्वीरें आपके सामने, ऑपरेशन में सेना शामिल है, वहीं दूसरी तरफ जो सीसीटीवी से जानकारियां आ रही हैं, कैमरे के जरिए बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है, अभी भी बच्चा हरकत कर रहा है, इसलिए लगातार कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस 100 फीट गहरे बोरवेल से इस बच्चे को निकाला जाए। और ऐसे में ये स्थितियां तब ज्यादा विकट हो सकती हैं जब अंधेरा हो जाए। तो कोशिश रेस्क्यू टीम की यही कि उजाले में इस अभियान को सफल बनाया जाए। शिवा को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इस वक्त हम शिवा के घर के बाहर हैं। शिवा के घर का नज़ारा क्या है, ठीक पीछे आप देख सकते हैं, एक छोटा सा घर है शिवा का और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में हैं, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा 100 फीट
गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं दुख बांटने के लिए। हालांकि अभी बचाने की कोशिश की जा रही है शिवा को। तमाम तरह के जो कोशिश है वो जारी हैं। कैसे किस तरह से हादसा हुआ, क्या हुआ सुबह के वक्त, शिवा के फादर जो है, शिवा के जो पिता हैं हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आप बताइए सुबह के वक्त क्या हुआ अचानक से जो ये हादसा हो गया? सुबह मतलब बच्चा खेलते खेलते चला गया था उधर, तो वहाँ फिसल के चला गया उसमें। उसको सुबह रह रहे थे हम माटी से, सुबह रह रहे थे और बच्चा उसमें गड्ढे में है, बोरिंग है। कैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही तो रही, क्योंकि इतना गहरा बोरवेल हुआ, थोड़ा आपको लगता है वो ढक देना चाहिए था उसको? वो पटियाला की सुबह माटी से रह रहे थे, भर रहे थे उसको माटी से। वो सुबह बच्चा वो खेलते खेलते चला गया, मतलब पानी पीने के लिए, मतलब खेल लो तो थी, वो खेलते खेलते चला गया। भैया नहीं जो जा रहा था, भैया खेल रहे थे उसको। 80-90 फुट है। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि शिवा खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और पैर फिसलने के दौरान ही शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यानी कि पूरे परिवार पर बड़ा दुख है। सिर्फ दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शिवा सही सलामत बोरवेल से बाहर निकले। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। और अब आपको अयोध्या जमीन विवाद की डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है। बीजेपी ने इन आरोपों को मंदिर निर्माण के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश बताया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा है कि वे आरोपों से नहीं डरते। इससे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है। जानकारी में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत इस खबर पर जुड़ गए हैं। अजीत, अयोध्या जमीन विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए बिल्कुल प्रीति, ये जमीन पहले एग्रीमेंट कराई गई थी और उसके बाद ये हरीश पाठक से सुल्तान अंसारी के पास गई और वहाँ से फिर ये ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हुई। लेकिन जो दस्तावेज कहते हैं कि वो खारिज दाखिल होने के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने खरीदा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे, उन्होंने ये आरोप लगाया कि 7 मिनट के अंदर ही 2 करोड़ की ज़मीन को 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। लेकिन जो तीर्थ ट्रस्ट है उसका सीधे तौर पर कहना है कि जो मालियत है उसकी, यानी जो सर्किल रेट है 5 करोड़ 80 लाख, वहाँ से उससे 100 कई गुना ज़्यादा जो मार्केट रेट हो। और ये बात सही भी है प्रीति कि अयोध्या में जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है ज़मीनों की कीमत 100 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। तो चंपत राय का सीधे तौर पर कहना है कि हमारे ऊपर तो 100 साल पहले से आरोप लगते रहे हैं और आरोपों पर हम नहीं जाते, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन साधु संतों ने जरूर ये कहा कि हिंदू धर्म के करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, हम मानहानि का दावा करेंगे। राजू दास जो हनुमानगढ़ी, उन्होंने कहा 50-50 करोड़ का मानहानि का दावा हम पवन पांडे और आप के नेता संजय सिंह पे करेंगे। लेकिन अभी हम जहां मौजूद हैं, एक तस्वीर दिखा देंगे प्रीति आपको, सर्किट हाउस अयोध्या, और यहाँ मीटिंग चल रही है चंपत राय के साथ साथ जो तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं, विमलेंद्र मोहन मिश्रा हैं, डीएम फैजाबाद हैं, इसके साथ ही अनिल मिश्रा, जितने भी सदस्य हैं यहाँ बैठक चल रही है। और पिछले 2 घंटे से बैठक चल रही, कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उस पर कोई अंदर से खबर नहीं आई है। फिलहाल मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार जारी है और पिछले सुबह से यहाँ मीटिंग चल रही है। लेकिन जब चंपत राय थोड़ी देर पहले जब निकले थे एक मीटिंग समाप्त करके, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहुत प्रयास हम लोगों ने किया लेकिन उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। हम उस जमीन पे भी गए, हमने दिखाया कि कौन सी जमीन है जिसको लेकर विवाद है और उस जमीन का 1924 से शजरा मौजूद है। तो अब कुल मिलाकर ये रणनीति यहाँ अंदर बन रही है कि इनको जवाब कैसे दिया जाए।
जी, अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ये जांच भी करवाए कि इस प्रकार से कितनी जमीन जो चंदे से खरीदी गई भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, कितनी और जमीन है जिसमें ये गड़बड़ झाला हुआ है। और ये सारा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंदिर का निर्माण हुआ और ट्रस्ट का गठन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को ये जांच करवानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले पर सुनवाई किए जाने की कांग्रेस पार्टी अपील कर रही है। अरुण हमारे साथ है। अरुण, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन्होंने सबूत के तौर पर क्या पेश किया है? देखिए, सबूत के तौर पर जो बैनामा होता है, किसी जमीन की रजिस्ट्री होती है, उसको पेश किया है उन लोगों ने और कहा है कि घंटों के अंदर बल्कि मिनटों के अंदर कई गुना दाम कैसे बढ़ गए। सवाल सिर्फ ये है कि चंपत राय क्या सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और सारी जो बातें, जैसा कि अजीत कह रहे हैं जमीनों के दाम बढ़ गए, कई जगह खबरें आई कि 2011 का कॉन्ट्रैक्ट था ये, तो क्या उस प्रपोर्शन में जमीन की कीमतें बढ़ी हैं? अगर बढ़ी हैं तो क्या इतनी बढ़ी हैं कि 2-2.5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिक जाए? इन सब बातों पर से पर्दा अगर कोई उठा सकता है तो जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता है चंपत राय, जो बैठकों के दौर में लगातार शामिल हैं, वही उठा सकते हैं। सिर्फ ये कह देने से कि हमारे ऊपर आरोप लगते रहे हैं, ये सफाई नहीं हुई। सफाई ये होती कि आप तथ्यों के सामने मीडिया के पास आइए और जो भी आरोप लग रहे हैं उनका सिलसिलेवार जवाब दीजिए। जहां तक विपक्षी दलों की मांग है, कांग्रेस की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है, आम आदमी पार्टी की मांग है, दो प्रमुख मांग है। एक तो कुछ दल सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला दिया था, इसलिए मुख्य न्यायाधीश इसकी जांच करवाएं, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो और एक एसआईटी बने। दूसरी जो मांग थी महत्वपूर्ण, वो कि चंदे को ऑडिट किया जाए, यानी कितना पैसा ट्रस्ट में आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है, कौन लोग दे रहे हैं, इन सारी बातों का पता चलना चाहिए। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, आज से नहीं कई वर्षों से वो लगातार विश्व हिंदू परिषद जब चंदा इकट्ठा कर रहा था राम मंदिर निर्माण के लिए, तब से वो ये मांग करते रहे और आज कांग्रेस पार्टी ने भी ट्रस्ट में जितना पैसा आ रहा है उसके ऑडिट की मांग की है। ठीक है, आप दोनों आगे हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। अभी फिलहाल जानकारी के लिए धन्यवाद। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, अपना पक्ष रखा है। चंपत राय ने दावा किया है कि जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। साथ ही उन्होंने इसके जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की गफलत में है ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं। सच ये है कि जमीन तो खरीदी गई, वो भी खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। साथ ही उन्होंने इसके जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगा दिया।